हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित सर और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बिटवीन जो डिफरेंस है और इसके फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, ठीक। तो यहां पर रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मैटर। ये पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। रेजिस्टेंस कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आया, रेजिस्टेंस अंदर से है। हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उनको बोलते हैं फैक्टर्स। कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज होती है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब बच्चा, कंडक्टर का मतलब हो गया कोई भी वायर जिसमें से करंट फ्लो होता है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर को मैंने डिनोट कर दिया एल से। सेकंड वन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो आप देखिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं बच्चा। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है तो उसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग। एंड द थर्ड वन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट कर देंगे किससे? कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे। अब इसका रिलेशंस किस तरीके से होता है रेजिस्टेंस के साथ? ये तीनों फैक्टर्स, या मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इनके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड वन की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे साइन तो सेम बताया, बंदा डायरेक्ट की जगह इनवर्स क्यों बोल रहा है? इनवर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको अपॉन में लिखने वाला हूं, और इनवर्स ये होता है ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। वायर जितना पतला होगा मतलब उसका क्रॉस सेक्शन उतना ही क्या होगा? एरिया कम होगा। तो यहां पर वायर थिन है तो ये हाई होगा, और अगर वायर थिक है, मोटा है, ठीक है, मेरे जैसा नहीं है रे, मैं थिक हूं, ठीक। तो यहां पर देख, मैं थिक हूं, गलत है, मैं थिन हूं यार। तो यहां पर देख तू, रेजिस्टेंस अगर तू मोटा है तुझे कहा है, समझ गया ना। तो यहां पर देख, ये हो गया नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? एल अपॉन ए। देख, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, लेकिन इसके साथ उल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल नाम दिया गया था। और ये जो हटा तो कुछ तो लगा, ठीक, लगा। तो यहां पर किसको लगाएगा? ये भाई साहब, ये पी नहीं है, पोपट वाला पी नहीं है, ये पोपट लाल नहीं है हमारा, ये हमारा रो है। क्या है? रो। क्या? रो। रो का मतलब RHO, ओनली RO वाला नहीं, वो तो रिजल्ट आने पे होता है बेटा। तो यहां पर ये क्या हो गया? L अपॉन ए। तो रो का नाम क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक क्या है? कांस्टेंट। तो आप कहोगे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कुछ याद आया? ये कांस्टेंट है, लेकिन कौन से केस में कांस्टेंट है? सिर्फ ओम्स लॉ के केस में कांस्टेंट है मेरे लाल, बाकी किसी केस में कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कौन से कांस्टेंट की? रो की। और इस रो को एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसी का ही नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रो हमारा क्या है? मैं मेंशन कर देता हूं आपको अलग से कि ये हमारा रो है, जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, एक्स वाई जेड, इसको किसी शेप किसी साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर तू इंडिया से कॉपर खरीद ले या अमेरिका से कॉपर खरीद ले, हम यही कहेंगे वायर तो कॉपर का है, और कॉपर की जो इफिशियंसी है करंट को फ्लो करने की, वो तो सेम होगी। ये तो नहीं कहेंगे ना अमेरिका वाला कॉपर अच्छा है, इंडिया वाला कॉपर खराब है, ऐसा कहेगा? मारूंगा मैं तेरे को, ठीक। तो यहां पर देख, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है क्या? रेजिस्टिविटी। बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या बताती है? इफिशियंसी ऑफ द मटेरियल। किस चीज की इफिशियंसी? इफिशियंसी होती है करंट के फ्लो होने की, कि करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है, पतली कमरिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब हमारा वायर किस मटेरियल का है। अगर सिल्वर है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी,
आयरन है तो इफिशियंसी कम होगी ना, यस और नो? तो आप बोलोगे सर ये तो आप बात कर रहे हो वो रजिस्टिविटी, मतलब वो सीरीज जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यह सही जा रहा है तू। हर एक चीज की क्या होती है? इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी की बात आ रही है, मतलब मटेरियल की बात आ रही है। क्लियर? तो रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, जो इफिशियंसी ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट है, किसी भी मटेरियल में कितना करंट फ्लो होगा, इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? और रेजिस्टेंस क्या होता है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो इन सब बातों पर डिपेंड करती है। अब मैं यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूंगा, तो मैथमेटिक्स सिंपल कैलकुलेशन, जो डिवाइड में होता है वो कहां चला जाता है? मल्टीप्लाई में। तो आर ए अपॉन ये हो गया एल, और इसकी ऐसा यूनिट तो लिख दे जनाब, ऐसा यूनिट रट्टा नहीं मारते। आप हमारे साथ हो तो सीख लेते हैं। आर का ओम, हर हर महादेव, कल ही बताया था आपको मैंने। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर स्क्वायर। वाली चीज को क्या लिखते हैं कि सर यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? सबसे पहले ओम लिख दे, फिर मीटर स्क्वायर का एम इंटू एम अपॉन एम, और एम से एम कैंसल, बचा क्या? बचा हमारा ओम, और ये मीटर बचा, इसको बोलते हैं ओम, और ये हमारा क्या हो गया? मीटर। तो आप बोलोगे सर ओम मीटर, ओम इंटू मीटर बोल, या ओम मीटर, ये क्या हो गई? ऐसा यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। जबकि यहां पर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो ओनली क्या होता है? ओम। और इस सिंबल का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। मेगा तो वो है, लेकिन ये क्या है? ओमेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर इसका नाम क्या है? ओमेगा। क्लियर? तो अब आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक सम पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं सम क्या होता है। कि सर ऐसा हमने देखा था, हर साल पेपर में आता है, तो बता देता हूं वो सम है कौन सा। ध्यान दीजिए, अगर किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया जाए, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये इस साल का बोर्ड एग्जाम 24 का आप याद कर लीजिए, 100% क्वेश्चन है। लिख कर रख ले, स्टैंप, 100% गारंटी है। तो यहां पर वायर कौन सा है? ये वाला कंडक्टिंग वायर है, जिसकी लेंथ को हम लोगों ने क्या कर दिया है? डबल। मैं कह रहा हूं लिख कर रख ले। और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया मैंने? एरिया को कर दिया है हाफ। तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा वो आपको पता ही है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि किस तरीके से। और दो टॉपिक अभी बताने वाला हूं, दोनों में से एक 100% आएगा, या तो सीरीज आएगा या पैरेलल आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन की जब भी बात की जाती है, मैं बात करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशंस की। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ध्यान देना है कि आखिर किस चीज का कॉम्बिनेशन, किस चीज का करें। एक ही सर्किट के अंदर क्या हो सकता है? एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दो तरीके से अटैच हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। एक तो तरीका होता है हमारा कौन सा? बच्चे तुरंत बोलेंगे सर सीरीज, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और दूसरा क्या होता है? पैरेलल होता है। बच्चा सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपको, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कनेक्शन की। कौन से कनेक्शन की? सीरीज कनेक्शन की। बच्चा सीरीज कनेक्शन में होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक ही वायर के ऊपर, उस केस में उसको बोलते हैं क्या हम लोग? सीरीज कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकंड हो गया, दोनों एक ही वायर पर। और मैं कहता हूं कि ये हमारा हो गया तीसरा, ये भी उसी वायर के ऊपर कनेक्ट है। और तीनों को मैं यहां पर लगा देता हूं एक एमीटर। और ये आप बताइए क्या लगेगा? ये हो गई हमारी बैटरी। और बैटरी से हम लोगों ने अटैच कर दिया किसको? स्विच को। और मैंने इसको यहां पर ज्वाइंट कर दिया। ये एक सर्किट तैयार है हमारा। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस। आप बता दो कि इसको कि ये सर एक बैटरी है, इसका V हो गया, यहां पर ये स्विच है, इसको स्विच या की आप मेंशन कर सकते हो। ये प्लस की साइड प्लस, माइनस की साइड माइनस। इसका साइन का ध्यान रखना है, बच्चे प्लस माइनस कर देंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। यहां पर ये एमीटर है, एमीटर करंट की वैल्यू को क्या करेगा? मेजर। जब यहां से करंट आएगा, कब? जब मैं स्विच को ऑन कर दूंगा। ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, और ये रेजिस्टेंस हो गया R3। लेकिन तीनों ही रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको ये वोल्टमीटर क्या करेगा? कैलकुलेट कर लेगा।
मेजर करेगा, और यहाँ पर ये वाला इसको मेजर करेगा, और ये वाला यहाँ पर इसको मेजर करेगा। जरा ध्यान रखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ये हो गया हमारा V वोल्टमीटर का साइन, ये V और ये भी V प्लस, तो ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और नेगेटिव वायर, नेगेटिव से वायर कनेक्ट हो गया, और यहां पर स्विच को ऑन कर दिया। भाई ऑन हो गया, हाथ उठा ले, लग जाएगा झटका। तो जैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो यहां पर एक सिंगल वायर है, सिंगल वायर है, इसका मीनिंग करंट की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। करंट सीधा गया और वापस आ गया। तो आप कहोगे सर इस टाइप के सर्किट के अंदर आई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, करंट हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन जो V होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाती है, आप बोलोगे सर ये जो रिकॉर्ड करेगा वो V1 होगा, ये जो रिकॉर्ड करेगा वो V2 होगा, और यहां पर रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा, V3 होगा। तो इक्विवेलेंट अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो आप V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दोगे, तो आपको टोटल मिल जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, बाद में काम में आएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई साहब मैं ओम्स लॉ की बात कर रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल्स टू IR। ये V इक्वल्स टू IR से क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेजिस्टेंस R1 के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो आप कहोगे ड्यू टू रेजिस्टेंस R1, ड्यू टू रेजिस्टेंस R1। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताने जा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ड्यू टू रेजिस्टेंस R1, आप बता सकते हो R1 के अकॉर्डिंग। तो R1 के अकॉर्डिंग आप बच्चा बोलेगा यार R1 के अकॉर्डिंग सर इसमें वैल्यू पुट कर दूं, हाँ कर दे तू। R1 के टाइम पर V की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर V की वैल्यू V1 है, और I की वैल्यू वो तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया R1। क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस R2, R2 के अकॉर्डिंग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग V2 इक्वल्स टू I R2, नंबर हो गया हमारा 3। एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस R3, R3 के अकॉर्डिंग याद हो गया होगा सभी को, V3 इक्वल्स टू I R3, ये हो गया नंबर 4। अब इक्वेशन 2, 3, 4, और यहां पर आप देख सकते हो V इक्वल्स टू IR। ये सारी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो बाई इक्वेशन 1, 2, 3, 4 कर देता हूं, बाई इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो उस केस में आप कहोगे सर V इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा था V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं कहूंगा V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। बेटा IR यहां मेंशन किया, ये हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन क्या लेंगे, वहां से कॉमन ले लिया I को, और यहां से हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कैंसल आउट। तो रिजल्ट क्या मिला, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप बता सकते हो सर ये R का मतलब क्या हो गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R को हम लोग हल्का सा छोटा सा S लिख देते हैं, और कई जगह लिखा रहता है E और Q, मतलब इक्विवेलेंट, और S का मीनिंग सीरीज, कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस उसमें लगे हुए हैं उन सबका सम होता है। क्या होता है, सम। सम का मतलब होता है प्लस। तो लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो मोहित सर आपको यहां बता रहे हैं, बेटा ध्यान रख ले, कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा आपको, कि जो इसके अंदर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा, मान लीजिए ये 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और ये आपका कितना है 3 ओम। तो तीनों का टोटल कर 3 2 5 और 1 6 ओम। तो सबसे बड़ा इसमें रेजिस्टेंस क्या है 3, और इक्विवेलेंट कितना आया 6। इसका मीनिंग आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा किससे, जो इसमें सबसे बड़ा ग्रेटर होगा, जो सबसे बड़ा तेरा लार्जर है, सबसे बड़ा नंबर जो तेरा दिख रहा है यहाँ पर 3 ओम है, उससे भी बड़ा तेरा क्या होगा, उससे भी बड़ा तेरा इक्विवेलेंट होगा। ये बात एग्जाम में कंपल्सरी लिखनी होती है, अगर आप ये लिखकर नहीं आते हो तो आपका आंसर अधूरा रहेगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो किस तरीके से सीरीज कनेक्शन के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। आपको ध्यान रखना है सीरीज कनेक्शन के अंदर एक ही वायर के ऊपर क्या होता है, कनेक्शंस होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइए इस सर्किट के अंदर टोटल, इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जरा ध्यान देना है। ध्यान देकर आपको मुझे बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आपको ध्यान देकर अच्छी तरीके से बताना है। अगर मिस्टेक हुई मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है। ये दोनों नोड पॉइंट है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 ओम, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ओम, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 ओम, और ये भी आपका कितना है 1/2 ओम, और ये आपका है 3/4 ओम, और ये आपका है 1/4 ओम। इस सर्किट का पॉइंट ए, ये आपका नोड पॉइंट है, ये भी आपका नोड पॉइंट है बी,
इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताना। आपके आंसर का रहेगा मुझे इंतजार। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कनेक्शन का, जिसका नाम है पैरेलल कनेक्शंस। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा सेकंड पार्ट होता है पैरेलल कनेक्शंस का। बात करने जा रहे हैं बच्चा पैरेलल कनेक्शंस। क्या होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर? आप सबको पता होगा कि पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। हमारे घर के अंदर जो लगा हुआ है वो पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज क्या होता है? देखो, एक ही वायर के ऊपर सब चीज कनेक्ट होती है तो सीरीज होता है। अगर सोच ले तेरे घर में सीरीज कनेक्शन होता तो किस तरीके से होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके घर के अंदर लगाया कि एसी, एक लगाया टीवी, एक लगाया फ्रिज, एक लगाया होम थिएटर और एक बड़ा सा साउंड वायर सिस्टम लगा दिया है। अब सब कनेक्टेड है और सुबह जब तू उठा और अर्ली मॉर्निंग के अंदर वॉशरूम की लाइट ऑन की तो ऑन करते ही क्या होगा? तेरे घर के अंदर डीजे बजेगा बेटा, यहाँ नहीं बाहर। तो जो डीजे बजेगा वो प्रॉब्लम क्या है? वो सीरीज कनेक्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ चालू हो गई। अब तू बोलेगा सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उस टाइम पर हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। सबका कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट वायर पर करते हैं और इसी से डिफाइन बनती है। डिफाइन क्या हो गई कि जब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, व्हेन द टू और मोर देन, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वायर के ऊपर कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां से एक वायर आया, लेकिन इस वायर को मैं यहां पर कनेक्ट किया, ये हो गया मेरा वायर नंबर 1 और ये हो गया वायर नंबर 2 और ये हमारा हो गया वायर नंबर 3 और तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद में यहां पर हमारा हो गया कौन? एमीटर, और इधर हमारा लग गया स्विच और उसके साथ में बैटरी के साथ में, ताकि करंट जब चाहे तब हम फ्लो करें और जब चाहे उस टाइम पर रोक दे। अब यहां पर रेजिस्टेंस हो गया R1, रेजिस्टेंस हो गया R2, रेजिस्टेंस हो गया R3, यहां पर ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, नाम रख दिया की। करंट यहां से फ्लो करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब बोलोगे सर वोल्ट मीटर चाहो तो आप ऊपर लगा दो, मैं यहां पर नीचे लगा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है, आप ऊपर की साइड इसको लगा दीजिए। ये वोल्ट मीटर हमारा क्या हो चुका है? कनेक्ट हो चुका है। अब आप देखिए कि जब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही करंट यहां तक आई होगा, लेकिन इधर इस नोड के ऊपर जाते ही करंट डिवाइड हो जाएगा। इधर हो गया I1, इधर हो जाएगा I2 और इधर करंट हो जाएगा I3। करंट डिवाइड हो चुका है। करंट जब वापस इधर जाएगा और वापस से इस नोड पर पहुंचेगा तो कंबाइन होकर वापस से क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। तो आप कहोगे सर इस कनेक्शन में क्या हुआ? इस कनेक्शन में V क्या हो गया हमारा? इस कनेक्शन में V हमारा कांस्टेंट हो गया। इसीलिए तो पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है घर में, क्योंकि घर के अंदर हर एक पॉइंट पर आपको पता है कितने वोल्टेज की जरूरत होती है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे कि हमें हर डिवाइस के लिए कितने वोल्ट करंट की जरूरत, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत होती है। वो V की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और वो V की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो V कांस्टेंट हो चुका है। अब लाइट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, सबको एक कॉमन, ऐसा नहीं कर सकता इसको 120 चाहिए, इसको 100 चाहिए, इसको 200 चाहिए, इसको 220 चाहिए, इसको 240 चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबको कॉमन चाहिए। और वो कॉमन कब हो सकता है? जब कनेक्शन क्या होगा? कनेक्शन होगा पैरेलल। बात चीज क्लियर हो गई। इसी के लिए तो पैरेलल यूज किया जाता है। अगर पैरेलल की जगह सीरीज यूज करता तो सबको इक्वल नहीं मिल पाता, और जब सबको इक्वल नहीं मिल पाता तो एक लाइट तो पूरी जलती, एक ऐसे जलती और एक ऐसे जलती, तो मजा नहीं आता ना। ठीक, तो यहां पर V इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन I होता है, वो I मेरा डिवाइड हो चुका तीन पार्ट के अंदर। यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हम लोग इक्विवेलेंट करंट कहेंगे। ये टोटल करंट हमारे सर्किट का, और इसको इक्वेशन नंबर 1 से मेंशन कर देते हैं। बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहना चाहता है? V इक्वल्स टू IR। और I की बात कर रहे हो तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो गया। I इक्वल्स टू V अपॉन R। बट ड्यू टू रेजिस्टेंस R1, ड्यू टू रेजिस्टेंस R1, ड्यू टू रेजिस्टेंस R1 क्या कहना चाहोगे? कि सर I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V तो कांस्टेंट है, अपॉन में क्या हो गया? R1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ड्यू टू रेजिस्टेंस R2
ड्यू टू रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। ध्यान रखिए बच्चा, तीसरी आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बोलने वाला हूं, आप बोलोगे, चल बोल, वरना मम्मी कहेगी तू पढ़ नहीं रहा है, तू पबजी खेल रहा है। यहां पर देख I3 इक्वल्स टू क्या हो गया, मैंने कहा था मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी तूने मुझसे ही बुलवाया, तो ये हो गया 2, 3 एंड 4। तीनों वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर में रख दो। क्लियर? तो यहां पर I इक्वल्स टू क्या दिया गया था, I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहां पर I की वैल्यू आप लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, V अपॉन R, यस और नो। और इधर क्या हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बच्चा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, सब में क्या दिख रहा है तुझे, वही चीज कॉमन होती है जो सब में दिख रहा है, सब में V दिख रहा है सर सेम, तो V को ले लिया कॉमन, क्या बचा, जब कुछ नहीं बचता तो सबका मालिक एक होता है। ठीक है, वो साईं बाबा नहीं है बेटा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हो गया R2 प्लस 1 अपॉन R3, डन। V से V कैंसिल आउट, तो यहां पर भी 1 बचेगा, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहां पर ये आपके लिए क्या हो गया, RP, P फॉर पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबका रेसिप्रोकल कर ले और उनका सम कर दे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन के अंदर, तो जो आएगा रिजल्ट वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैंने लास्ट के अंदर बताया सीरीज में, वैसे पैरेलल के अंदर इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा, जबकि सीरीज में क्या था, इन तीनों में जो बड़ा था इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा था, और यहां पर इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा इक्विवेलेंट उससे भी क्या होगा, छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, वोल्टेज को कॉमन रखने के लिए हम लोग कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। तो कोई पूछे तेरे घर में कौन सा कनेक्शन है, तो कहेगा पैरेलल कनेक्शन। ये मोहित सर ने बताया था, इसके लिए तुझे फॉलो करना पड़ेगा JW एडुकेटर्स को। तो अगर तूने फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर तुझे अच्छा लगा है तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और दोनों कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम में जो चीज आपसे पूछी जाती है वो चीज होती है कि द एडवांटेज बिटवीन द सीरीज के, अगर पूछे आपको कि एडवांटेज क्या है और पैरेलल के एडवांटेज क्या है, या दोनों के डिसएडवांटेज आपसे पूछ सकते हैं। तो सीरीज का एडवांटेज क्या होता है, सीरीज एक तो चीप होता है। ठीक है, चीप का मतलब समझते हो, सस्ता है बेटा, थोड़ा ये समझ लेना। तो एक तो वो सस्ता होता है, क्यों, क्योंकि एक ही वायर पर सारे कनेक्शंस होते हैं। और दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि यहां पर जो सीरीज होता है, जब एक ही वायर पर कनेक्शन है, इसका मीनिंग वो कनेक्शन क्या होता है, सिंपल कनेक्शन होता है, कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, एक ही वायर को हमें चेक करना होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर इसमें सीरीज में एक भी कंपोनेंट अगर आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए, एक भी कंपोनेंट आपका अगर इन बिटवीन कहीं से खराब हो जाए तो पूरा सर्किट हमारे लिए क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को जानने के लिए आप लोग देख सकते हो कि हमारे घर के अंदर हम लोग जो डेकोरेटिव लाइट्स लाते हैं दिवाली के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, उन डेकोरेटिव लाइट्स में अगर कहीं से भी कुछ डैमेज हो जाता है तो पूरी क्या होती है, लाइट खराब हो जाती है। तो इस चीज का एक डिसएडवांटेज बन गया हमारे लिए सीरीज कनेक्शन में। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कनेक्शन की, तो यही जो डिसएडवांटेज है वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर नहीं होता है। क्योंकि अगर घर के अंदर फैन खराब हो गया तो इसका मीनिंग ये नहीं कि लाइट नहीं जलेगी, लाइट फिर भी वर्क करेगी, चार्जर का पॉइंट है वो फिर भी वर्क कर रहा है, तो वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर ऐसा होता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन के भी क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कॉस्टली भी होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि एक ही कनेक्शन जो मेन सर्किट से हमारे पास में जो आ रहा है उसके बाद हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक एसी के लिए, एक फ्रिज के लिए, एक टीवी के लिए अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। अब इन केस अगर किसी में डैमेज हो रहा है तो हमें पूरे सर्किट को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन एडवांटेज तो कितना अच्छा है कि एक टाइम पर एक ही चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर रात को उठकर हम लोगों ने लाइट ऑन कर दिया, सुबह उठकर ऑन कर दिया, तो घर में जितने भी डिवाइस थे तो सीरीज कनेक्शन में तो सब चालू हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में जो रिक्वायरमेंट है उसको ही हम लोग चालू करते हैं। तो ये याद रखिए, एग्जाम में 2 एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं, तो आप इस बेसिस पर लिख सकते हो कि इसका यूजेस कहाँ होता है। ये भी एक क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। सीरीज का यूज कहाँ होता है, स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो वो क्या होता है, सीरीज होता है। लेकिन अगर मैं बात करने जा रहा हूँ घर के अंदर डोमेस्टिक पर्पज के लिए, मेरे रूम के अंदर होता है, वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शंस होता है। क्लियर? तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द जूल्स लॉ।
अब हीटिंग इफेक्ट किसके कारण? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जूल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। बेटा अगर मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट, तो जब हम बात कर रहे हैं करंट की, तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर इस करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन स्टॉप क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब वर्क हो रहा होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होंगे। और चार्ज फ्लो होते हैं तो आपको पता है कि एनर्जी आती है मोशन के कारण। उस एनर्जी का नाम क्या होता है, बता सकते हो आप मुझे? उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, जब बात ही मैं एनर्जी की कर रहा हूं, तो एनर्जी के बारे में आपको पता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नई एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, तो यहां पर कौन सी फॉर्म आती है, यहां पर जो फॉर्म आएगी वो आएगी हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जनरेट क्या हो रही है, हीट एनर्जी। तो इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस तरीके से हीट एनर्जी होगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर मैं किसको फ्लो कर रहा हूं, करंट को फ्लो कर रहा हूं। जब कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो किया जाएगा तो कुछ समय बाद में ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या हो गया, हीट हो गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है जूल्स लॉ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो और आपके पापा आपसे काम करवाए जा रहे हैं। गर्ल्स के केस में कहूँ तो बच्ची उठी और उठते ही मम्मी ने कहा झाड़ू मार दे, फिर कहा किचन में बर्तन साफ कर दे, फिर कहे खाना बना ले, फिर हमने खाना खा लिया बर्तन साफ कर दे, फिर हमारे लिए चाय बना दे। तो क्या होगा बेटा, वो इतनी गर्म हो जाएगी। उसी तरीके से लड़के के साथ होता है कि ये कर दे वो कर दे, तो बच्चे गर्म हो ही जाते हैं। क्यों हुए, काम करने से। तो यहाँ पर भी वर्क होगा, वर्क करने से जिस तरीके से आप गर्म हो जाते हो उसी तरीके से वायर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा काम कर रहा है, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहे हैं। कौन फ्लो हो रहा है भाई, इसमें से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। मीनिंग एक वर्क हुआ, चार्ज फ्लो होना भी एक क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क, तो आप बोलोगे सर वर्क का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, लेकिन V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जरूर पढ़ा था, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था आपने, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये जो W है ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। और 9th क्लास में मैं बच्चों को बता देता हूं कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन द एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी। कि एनर्जी में जो चेंज होता है वही किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। और ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूं। जब ये चार्ज फ्लो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लो होंगे तो क्या काम है, हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी। किस तरीके से देखते हैं, चलो W की वैल्यू चाहिए मुझे। W इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू क्यू हो गया। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। हमारी एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो बेटा, हीट एनर्जी की। तो W बनने वाला है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को डिनोट करेंगे किससे, H से। तो यहां पर W इज इक्वल्स टू V। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो मैं V की जगह क्या लिखने वाला हूं, IR। और Q, जब हम I की बात करें तो I इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन T। और यहां से Q की वैल्यू निकाल के बता दीजिए, Q की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। तो Q की जगह क्या लिखेगा बेटा, Q की जगह लिखेगा IT। तो यहां पर Q की जगह मैंने लिख दिया IT। I और I को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। और ये क्या हो गया, RT। और W मैंने कहा था चेंज इन एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। तो ये हो गया H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो यहां पर ये जो आपके सामने जो रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेकंड पॉइंट में बोलने वाला हूं, इसको मैं पॉइंट 1 दे देता हूं, आपको इजी रहेगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा हूं, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स टू रेजिस्टेंस। एंड द थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स टू टाइम। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट बढ़ जाएगा तो उसका हीट भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, और टेम्परेचर तो भी हीट। तो इसका मीनिंग हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू
direct proportionals to square of electric current, direct proportionals to resistance and heat is direct proportionals to temperature। तो इन तीनों ही चीज को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम हमारा क्या है, जूल्स लॉ। ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ जब भी एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ हीट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड द हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कितने टाइम तक कितना करंट आपने उसमें से फ्लो किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पर हीट जनरेट होता है। क्लियर आपको। और जूल्स लॉ की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन, और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, सब बच्चों को पता है कि सर जूल होती है। तो यहां पर भी बच्चा एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्लियर सभी को, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर को डिनोट करते हैं पी से। ये 9th क्लास वाला पावर नहीं है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 9th क्लास के डिफाइन लिख देते हैं, और डिफाइन क्या थी 9th क्लास में, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बट यहां पर इलेक्ट्रिक पावर की डिफाइन ये नहीं है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक पावर की डिफाइन यहां पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन मीनिंग कितना कंज्यूम किया भाई आपने, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक करंट यूज किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोलेंगे। तो एनर्जी कितनी यूज की, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज की, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम में। तो यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी के। किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी के इक्वल हो गया हमारा वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके इक्वल है, एनर्जी। एनर्जी को आपने बोला सर हीट, हीट एक तरह की एनर्जी होता है, एनर्जी का मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ई। तो एनर्जी किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। तो पावर, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। मतलब कितना काम हुआ, कौन सा काम, एनर्जी का चेंज होना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। इस तरीके के बहुत सारे डिवाइस है। लाइक पंखा चलता है, पंखा कैसे होता है बेटा, पंखे में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, पंखा घूमता है, घूमने को बोलते हैं हमारा मैकेनिकल एनर्जी। ट्यूबलाइट जलती है तो आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो वर्क डन है, उस वर्क को हम लोगों ने मेंशन कर दिया P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। बट W इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, आपने बोला था सर H इक्वल्स टू क्या था, W, और W इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ। तो P इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, I स्क्वायर RT अपॉन T, और T से T कैंसिल हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर R। ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इस चीज को ये चाहो कि I स्क्वायर को मैं I इंटू आई दो बार लिख सकता हूं, ये हो गया R। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया V, तो P इक्वल्स टू VI या I इंटू V। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। यस और नो, तो V इक्वल्स टू IR होता है। और अगर मैं I की वैल्यू पूछूं आपसे क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इससे I की वैल्यू निकाल सकते हैं V अपॉन R। और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं किसकी जगह, इस V की जगह, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस केस में पावर का फॉर्मूला आप कहोगे सर I की जगह पुट कर दिया V अपॉन R। इस I की जगह मैंने क्या लिखा, V अपॉन R, देखो ये हो रहा, और V की जगह मैंने क्या छोड़ दिया, V। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे हो गए पावर के फॉर्मूले। तो आप ये भी यूज कर सकते हो एग्जाम में, ये वाला और ये वाला यूज कर सकते हो। तो यहां पर याद रखिए ये 2 मार्क्स आपको देखा जाएगा, कितना, 2 मार्क्स, क्योंकि यहां पर जो एक न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा कंजप्शंस के ऊपर। तो आपने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा, तो पावर की ऐसा यूनिट भी होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होता है इसका वॉट। आप लोगों ने सुना होगा इसकी वाट लगा दी, तो यहां पर वाट नहीं होगा बेटा, यहां पर वॉट होगा। तो यहां पर इसका नाम होता है W। जिन बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, इसको वाट लगा दी, सर ने भी वाट लगा दी, वाट नहीं है वॉट लगा दिया, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां पर ये हो गया है W, याद रहेगा आपको।
W ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। चलिए हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। कॉमर्शियल, पहली चीज तो इसका मीनिंग क्या होता है कॉमर्शियल का, ये मत बोलना कि कॉमर्स वाले बच्चे यूज करते होंगे इसको। कॉमर्शियल का मतलब होता है घरेलू पर्पज के लिए, जो हम यूज करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। आपके घर में लाइट आ रही है, मीटर बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी यूज की, उसके यूनिट आते हैं। क्या बोला मैंने? यूनिट। तो कुछ तो रिलेशन है इस यूनिट का हमारी लाइफ से। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की जो मैं बात करने जा रहा हूं, तो उसका नाम क्या होता है, तो बता देता हूं। उसका नाम है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। घर के अंदर जो मीटर में एक पॉइंट चेंज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वो इक्वल होता है 1 यूनिट के। किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के। तो किलोवाट का पहली चीज तो रिलेशन बता देते हैं। 1 किलोवाट का मीनिंग होता है 1000 वोट। दिमाग में डाल लीजिए, क्या होता है? 1000 वोट। आवर का मीनिंग क्या हो गया? जो हम यूज करते हैं बेटा वही 60 मिनट का एक आवर होता है। अब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट का मीनिंग क्या हो गया? 1000, और आवर का मीनिंग हो गया 3600, क्योंकि इसकी आवर की जो टाइम होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो मैंने इसको सेकंड के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, तो ये टोटल कितना हो गया? 36000। तो ये हो गया मेरा 3.6 इंटू 10 के पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, ये हमारा हो गया जूल। इतनी एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं किसके अंदर? 1 यूनिट के अंदर। 1 यूनिट, घर में एक पॉइंट आता है ना बेटा वो मीटर के अंदर कि सर 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो वो एक यूनिट के अंदर जो एनर्जी आप यूज करते हो वो किसके इक्वल होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपसे साथ ही में एक चीज और पूछ लेता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो 1 HP की वैल्यू क्या होती है? 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? हाउ मेनी वॉट, कितने वॉट्स के इक्वल होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1 HP इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट। इंतजार रहेगा बेटा आपको। तो यहां पर आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? एक ट्यूबलाइट है, वो डेली आपके घर में 5 घंटे तक चलती है। अब 5 घंटे तक आपकी जो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट 5 घंटे तक चलती है, तो 5 घंटे के अंदर उस ट्यूबलाइट का कितना एनर्जी यूज किया, ये पूछा जा सकता है। और आपको साथ ही में कहा जाएगा कि एक यूनिट की जो प्राइस है वो 8 रुपीज है। तो आप बताइए, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये बताओ ट्यूबलाइट का वोल्टेज कितना है, कितने वोल्ट की है, कितना पावर वो कंज्यूम कर रही है। मैंने कहा कि ट्यूबलाइट है वो 5 वोल्ट की है। कितना? 5। और वो कितने टाइम तक चल रही है? वो चल रही है 6 आवर तक चल रही है पर डे। तो 30 डेज के अंदर प्राइस आपको दे देता हूं पर यूनिट ₹8 पर यूनिट। तो आपका बिल कितने रुपए का आने वाला है, ये आपको मुझे बताना है। एक ट्यूबलाइट है जो 5 वोल्ट की है, 6 आवर डेली चल रही है। डेली चल रही है मतलब कितने दिन तक चलेगी? एक महीने में 30 डेज तक चल रही है। पर डे कितना? पर डे, ये आपका हो गया पर डे, एक दिन का। तो इस रेट के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही इस चैप्टर का मैं दी एंड करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करने हैं, और कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से नहीं आता है। 100% आपके एग्जाम के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें कि सर ने जो बताया है वो सब याद रखना है और टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो बस आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस न्यूमेरिकल का नंबर डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो नोट्स है वो आपको प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल के ऊपर जाना है आपको। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा हो, अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा हो, तो आप हमें डीएम कीजिए, हम आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे। उस लिंक पर डायरेक्ट जाकर आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा जो बोर्ड के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।